वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मैम आप कैसी हैं? आप कैसे हो मैम? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। कैसा जा रहा है आपका वीक? अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आवाज आहिस्ता आ रही है। और आपकी स्टडीज कैसी जा रही हैं? अच्छी जा रही हैं। गुड। ओके, बाकी क्लास कहाँ है आपकी आज? मैम अभी रास्ते पे हैं। उनसे कहें कि ज़रा शार्प डे जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम लेक्चर को कंटिन्यू करें। हो गए थे आज के लेक्चर के? यस मैम। ओके। चैप्टर एक बार रिवाइज किया, देखा उसको एक बार? यस मैम। उसमें किया है। कोई इशू किसी को भी? नो मैम। यस मैम किया। ओके। और आप लोगों ने असाइनमेंट देखी है? उसको मैम एंड किया? वाला टॉपिक थोड़ा हम आगे कर असाइनमेंट दें। सॉरी, वन बाय वन बोले, मुझे समझ नहीं आई आप लोगों ने क्या बोला है। असाइनमेंट से रिलेटेड आप लोग बात कर रहे थे। स्टार्ट किया किसी ने वर्क? सर्च आउट किया? चलें, सही है। आप लोगों ने इसको कंटिन्यू करना है। मैक्सिमम आप देखें मंडे तक, ताकि हम डिस्कस कर लें। सबमिशन तो आपकी फ्राइडे को है, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा वीकेंड पे इसको देखें, ताकि अगर कोई इशू हो तो हम ड्यूरिंग क्लास ही उसको डिस्कस कर लें। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ज्यादा से ज्यादा उसके कितने पेजेस होने चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए असाइनमेंट की? असाइनमेंट की मैंने जैसे आपको स्लाइड्स का कहा था, तो जैसे फॉर एग्जांपल स्लाइड्स अब कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है ना आपके माइंड में। तो जैसे इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन एक स्लाइड उसकी, देन अगला टॉपिक है जो 1 से 2 स्लाइड उसकी। आपने टू द पॉइंट लेके चलना है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को डिटेल रिक्वायर्ड है तो डिटेल लिखें, अदरवाइज आप डिटेल से अवॉइड करें। आपने टू द पॉइंट लेके चलना है। जैसे मैं आपको लेक्चर देती हूँ ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने सेंसेशन और परसेप्शन का पढ़ा था, हम क्या करते हैं कि हमारा टॉपिक होता है डेफिनेशन और थ्योरीज, तो हम डेफिनेशन को टच करते हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल और एग्जाम्पल, डेफिनेशन विद एग्जांपल, और उसके साथ हम उसके थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। सेम ऐसे ही जैसे आपका स्ट्रेस का था, स्ट्रेस की कोपिंग स्ट्रेटजीज थी, तो आपने देखना है स्ट्रेस क्या है और ये हम किस तरह से डील कर सकते हैं, और कौन कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं जो यूज़ हो सकती हैं स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। यस मैम। यस ओके मैम। क्लास, ओपन योर नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन एंड इमोशन। क्लास आपकी ये डेली क्लासेस जो होती हैं, इसमें इतनी ही स्ट्रेंथ होती है? 25, 27? तो मैम इस्लामियात में 30 तक ही स्ट्रेंथ। तो ये बाकी इस मैक्सिमम क्लास 33 भी हो जाती है मैम। ये बाकी लोग कहाँ हैं यस जो अभी तक मैम। नहीं आए? ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए को, और अभी तक बाकी लोग कहाँ हैं? मैम इन्फॉर्म तो सबको किया था, बट शायद नहीं आया वो। ओके, 35 आपकी स्ट्रेंथ था, अभी भी 10 लोग एब्सेंट हैं, तो आज का लेक्चर तो ये 10 लोगों का मिस हो जाएगा। वो कैसे करेंगे इसको प्रिपेयर? ओके, आपने आइडेंटिफाई करना है। जी जी मैम लेक्चर रिकॉर्ड कर लें। जी। लेक्चर रिकॉर्ड कर लें मैं आप में से किसी को अलाउ कर दूं यहाँ पे? मैम। CR या GR?
ओके, आपने अगेन मैसेज दिया है। आज मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि कौन से 10 लोग हैं जो एब्सेंट है, ताकि हम इनके लिए कुछ अगर ये तो बहुत बुरी बात है ना क्लास कि आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं लेक्चर्स को। आपने अगेन अपने ग्रुप में एक बार लास्ट वार्निंग, एज अ लास्ट वार्निंग एक ग्रुप में मैसेज कर देना, CR बोथ आर लिसनिंग। यस मैम। यस मैम। ओके, फिर आप शेयर कर लें बाद में क्लास के साथ, ठीक है। ओके क्लास, आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन एंड इमोशन। दोनों ही वर्ड ऐसे हैं जो हम डेली रूटीन में बहुत यूज भी करते हैं, और हम इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। मोटिवेशन बेसिकली क्लास, आपके ख्याल में मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का वर्ड आप जब इसको यूज करते हो तो किस सेंस में यूज करते हो? अकॉर्डिंग टू यू, ऑल ऑफ यू, क्या डेफिनेशन है मोटिवेशन की लेमैन लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज में? आप मुझे बताएं कि मोटिवेशन क्या है अकॉर्डिंग टू यू। मैम जोश मोटिवेट करना मैम, एनकरेज करना करना। उसमें। मैम नाउम्मीद इंसान को उम्मीद देना। ओके गुड। To inspire someone. किसी काम ओके की करेक्टरिस्टिक्स बता के मोटिवेट करना कि ये ओके काम क्लास, ऐसे करना है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है आप में से किसी के साथ के कोई भी एक टास्क को लेके आप लोग बिल्कुल ही लो डाउन हुए थे, तो ऐसी कौन सी चीज़ आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं? दूसरे तो हमें उस वक्त मोटिवेट करेंगे ना जब हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो या डिमोटिवेटेड हो, तो आप सब लोग अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं? मैम अपने आप से बात करते हैं। ओके, अपने आप से बात करते हैं। हम फ्रेंड्स से बात कर लेते मैम हैं। यूट्यूब पे है वीडियोस, वो देख लेते हैं। ओके, तो मोटिवेशनल वीडियोस होती है। वो एक वीडियो का फॉर एग्जांपल आपने 10 to 15 मिनट की एक वीडियो देख ली, 5 मिनट्स की या कोई भी, तो उसका असर आपके ऊपर फिर कितनी देर तक रहता है? मैम 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। तो ये तो बहुत कम नहीं है? मैम फिर दोबारा देख लेते हैं। ओके, सेम वीडियो या चेंज? चेंज। ओके, बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी क्लास सो गई है क्या? मैम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि उस चीज अगर फॉर द टाइम बिंग वो काम नहीं हो रहा तो उससे थोड़ी देर के लिए रहने दें और माइंड रिलैक्स करें, और उसके बाद उस बारे में सोचें कि आप किस तरह ओवरकम कर सकते हैं वो प्रॉब्लम, देन आप कर सकते बिल्कुल ये गुड स्ट्रेटजी है। जैसे ये अक्सर स्टूडेंट लाइफ में होता था कि मैथ का कोई एक क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर रहे हो और उसका सही आंसर नहीं आ रहा, आप अगेन एंड अगेन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन उसको जब थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते थे और जब बाद में सॉल्व करने बैठते थे तो सिंगल अटेम्प्ट में, मतलब थोड़ी सी अटेम्प्ट में उसका आंसर सही आ जाता था। ऐसा हुआ है किसी के साथ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते थे जिन्हें सही आंसर अगर पता चल जाए तो वो बस निकाल देते थे जैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करके, चाहे वो गलत है या सही है। ऐसा किया किसी ने? मैम ऐसा भी मैम किया टेस्ट है में टेस्ट किया में। है। मैम टेस्ट में किया है। जो एग्जामिनर जस्ट एक आंसर देख के चेक करता था वहां पे तो आपको मार्क्स मिल जाते होंगे। मैम वो लेफ्ट नहीं हैंड साइड मैम, इक्वल करनी होती थी ना, तो जब पता इक्वल नहीं क्या करना होता था उस वक्त ऐसे करते थे मैम। वो बिल्कुल इक्वल हो जाती थी। ओके और नया हम्म ओके क्लास, चलिए हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मोटिवेशन को हमने डिस्कस करना है। जैसे कि आप सबको पता है मोटिवेशन क्या है, इनकरेज करना, इंस्पायर करना, हम खुद को कर रहे हैं या दूसरों को कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकली हम अगर किसी भी चीज़ के ऊपर डिप्रेस्ड हैं, बेसिकली जैसे हम देखते हैं, अगर आपसे बात की जाए फॉर एग्जांपल आपने BBA को चूज़ किया, इसके पीछे कौन सी मोटिवेटेड ऐसी थिंग थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में आए, या कोई भी ऐसी स्पेसिफिक फील्ड, इससे पहले आप ICS FSC कुछ सिंपल FA या FAIT कुछ भी आपके अगर डोमेन थी बैकग्राउंड में, जैसे उससे पहले मैट्रिक में साइंस ग्रुप था आपका या नॉन साइंस था, कोई भी ऐसा ग्रुप था, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हमें मोटिवेट करती है एक स्पेसिफिक चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, अपने टास्क को एक स्पेसिफिक वे में लेके चलने के लिए? ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें स्पेसिफिक टास्क को इनकरेज करती है ना कि हम ये वाला टास्क करें, हम ये वाला काम करें? इसके पीछे कौन सी एक हायरार्की होती है, कौन सी डिराइव्स होती हैं जो हमें मोटिवेट कर रही होती हैं कि हम स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करें? तो क्लास बेसिकली अभी हम जितनी भी थ्योरीज पढ़ेंगे उनके अकॉर्डिंग भी, और जो आपके नोट्स में भी मेंशन है, हाँ, हम मोटिवेट उस वक्त होते हैं जब हमें किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की नीड अराइज होती है।
जब हमें किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की नीड अराइज होती है तब हम जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपके नोट्स में भी लिखी हुई है बहुत एग्जांपल, हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख महसूस होती है ना, और वो भूख हमें कब हमारी लगती है? नीड जब है ये। हमारी नीड है, जब वो नीड अराइज होती है। ऐसा भी नहीं होता कि हम हर वक्त खाते रहते हैं, ये तो एक नेचुरल हैबिट है ना कुछ लोगों की, खाते रहना। अगर इसको हम नज़रअंदाज करके जनरल बात करें कि हम खाना उस वक्त खाते हैं जब हमें भूख लगी है, और वो भूख कब लगती है? जब हमारी बॉडी को किसी भी एनर्जी की या किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है मेजर वर्क करने के लिए और ये वाली सारी चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए। तो मोटिवेशन, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर हमें भूख लग रही है इसके पीछे तो हमारी कोई मोटिवेशन नहीं है, हम ये सोचते हैं ना कि इसके पीछे क्या मोटिवेशन है। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारी डेली रूटीन्स की एक्टिविटी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अब लेक्चर सुन रहे हो, इसके पीछे कौन सी एक हायरार्की थी? आपके एक नोट्स में एक वर्ड यूज हुआ है डिराइव, DRIVE, आपके नोट्स में लिखा भी हुआ है डिराइव। डिराइव का मतलब क्या है क्लास? डिराइव का मतलब वही नीड है, ठीक है, वही वाली नीड है जो आपको स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने की तरफ लेके जा रही है। आप अच्छा पढ़ रहे हो, आपके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको, जैसे आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर हर वक्त मोटिवेटेड रहते हैं, इसी तरह हमारी क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर वक्त मोटिवेटेड रहते हैं। टेस्ट जब भी हो उन्हें कोई परवाह नहीं होती, जब मर्जी टेस्ट मिल जाए, जब भी कोई असाइनमेंट मिल जाए, बस वो कहते हैं हमने करना है। इसी तरह ही जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें हमें मोटिवेट करना पड़ता है, उन्हें हमें चीज़ों के दोनों पार्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताने पड़ते हैं इनकरेज करने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों है इंडिविजुअल्स में? तो डिफरेंस इसलिए है कि जो बेसिक डिराइव है हमारे अंदर, किसी भी चीज़ की नीड है या किसी भी चीज़ को जब हमने लेके चलना है, उसके पीछे एक स्पेसिफिक जो लेवल है ना डिराइव का, वो डिफरेंट होता है हम सब इंडिविजुअल्स के अंदर। तो यही जो डिराइव है बेसिकली लीड करती है किस चीज़ को, डायरेक्शन को, हमने किस डायरेक्शन में चलना है। जैसे मैंने अभी आपको आपके एडमिशन की एग्जांपल दी ना, कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन थे, आप बहुत से सब्जेक्ट्स में एलिजिबल भी होंगे, क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे, लेकिन फर्दर एक डायरेक्शन की तरफ, BBA की तरफ आप आए। तो ये हमें एक डिराइव कहाँ से, ये हमें डायरेक्शन कहाँ से पता चली? हमारी डिराइव से, हमारी सारी वो वाली बैकग्राउंड से, अगर हमने किसी से कंसल्ट भी किया कि हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए या कौन सी नहीं करनी चाहिए, तो ये हमारी सारी चीज़ों ने हमें मोटिवेट किया और हमें एक डायरेक्शन दे दी कि हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, हमने इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है और फर्दर फ्यूचर को हमने यहीं पर ही फ्लरिश करना है। तो मोटिवेशन के पीछे क्लास आपने ये बात को भी याद रखना है, MCQs के पेपर होगा आपका और आपको पता होना चाहिए छोटे छोटे वर्ड्स, क्योंकि जब आपका होता है ना पेपर, थ्योरी बेस्ड पेपर होता है और सब्जेक्टिव जिसे आप कहते हैं, वहाँ पे आपके पास मार्जिन होता है। आप अपने आंसर को, अगर आपको थोड़ा सा भूल भी गए हो आप, तो आपके पास ये वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लोरीफाई कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन MCQs में क्या होता है कि आपने जो आंसर टिक कर दिया दैट्स इट, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो MCQ से रिलेटेड हमारे पास चांस बहुत कम होता है, 50-50 का चांस होता है ना, या तो हमारे पास एक नंबर आ गया या फिर एक नंबर चला गया। तो आपने ये वाले सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना है। डिराइव की मैंने कहाँ बात की है, मोटिवेशन के ऊपर, और डिराइव क्या है? बेसिकली एक नीड है जो हमें डायरेक्शन दे रही होती है। तो जब भी हम मोटिवेशन की बात करेंगे वहाँ पे दो वर्ड्स हमेशा हम यूज़ करेंगे, डिराइव की और डायरेक्शन की, कि जो हमें डायरेक्शन दे रही है कि हमने किस वे में अपनी सारी चीज़ों को लेकर चलना है ताकि हम सक्सेसफुल हो सके। तो क्लास मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन की डेफिनेशन राइट डाउन करें। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, motivation is the process that initiate, guides, राइट डाउन कर रहे हैं क्लास आप लोग? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, राइट डाउन करें। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट, गाइड्स, इनिशिएट INTIATES, initiates, guides and maintains goal oriented behavior. Motivation is the process that initiates, guides and maintain goal oriented behaviors. हो गया यहाँ तक?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is what causes you to act. It is causes you, causes CAUSES, cause से है ना, causes. It is what causes you to act, whether it is to act, whether WHETHER, ये वाला whether it is getting a glass of water. आप राइट डाउन करें, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. आपने सारे इसको देख, जो मैं बोल रही हूँ वर्ड्स को आपने राइट डाउन करें ताकि फिर हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मैं ये चैट में कर दूं अगर आपको प्रॉब्लम किसी को हो रही है तो. नो मैम, हम कर रहे हैं राइट, अब बताते जाएं. ओके. Whether it is getting a glass of water to reduce thirst. जी. Getting to reduce. अब दोबारा सुने. It is what causes you to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst. प्यास है ना, thirst, THIRST, thirst. Or reading a book to gain knowledge. Or reading a book to gain knowledge. हो गया यहाँ तक? यस मैम. आगे राइट डाउन Yes, ma'am. करें, डॉट डाल दें, फुल स्टॉप, नेक्स्ट कंटिन्यू करें सेंटेंस. मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, इमोशनल, social. Motivation involves the biological, emotional, social and cognitive forces that activates behavior. सोशल के बाद दोबारा बताएं मैम. Emotional, social and cognitive forces that activate behavior. ओके. अब इसको एक दफा मैं पूरी डेफिनेशन को रिवाइज कर रही हूँ, आप लोग भी अपना मैच करें. Motivation is the process that initiates, guides and maintain goal-oriented behavior. Next sentence है आगे. It is what causes you to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain knowledge. Motivation involves the biological, emotional, social and cognitive forces that activate behavior. सबका राइट डाउन हो गया? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. ओके. अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली ये है क्या. अब देखें मोटिवेशन क्या थी. मैंने आपको भी बताया कि आपको डायरेक्शन दे रही है, आपके बिहेवियर को इनिशिएट कर रही है. जब भी आपने कोई टास्क, जी 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 बोलें. कॉग्निटिव के स्पेलिंग बोल दे. कॉग्निटिव, मैम कॉग्निटिव के स्पेलिंग बोल दे. COG, कॉग्निटिव है ना, COGNITIVE. कॉग्निटिव का मतलब होता है हमारी थिंकिंग. ठीक है, थिंकिंग पैटर्न है ना, हमारे सोचने का जितना भी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव. अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमने कोई भी बिहेवियर है. जैसे मैंने आपको कहा कि आप अभी लेक्चर सुन रहे हो, ये एक मेजर टास्क है आपकी अभी की स्टूडेंट लाइफ का कि आपने लेक्चर्स को सुनना है. इसमें अब आपके पास मोटिवेशन है तो आप लेक्चर्स की तरफ आएंगे, अपना बिहेवियर इनिशिएट करेंगे. इनिशिएट का मतलब क्लास क्या है? स्टार्ट लेना किसी भी चीज़ का. जब हम स्टार्टअप लेते हैं किसी भी पॉइंट का या किसी भी चीज़ का, तो उसको हम कह रहे हैं कि हम अपना पर्टिकुलर बिहेवियर क्या कर रहे हैं? इनिशिएट कर रहे हैं. और गाइडलाइन, जब हम दूसरों से गाइडलाइन लेते हैं या जो सराउंडिंग्स है हमारी या इन्वायरमेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने अपने गोल्स बना लिया वो हमें गाइड कर रहे हैं कि हमने फर्दर अपने प्रोसेस को कैसे लेके चलना है. और गोल ओरिएंटेड, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है क्लास
जब तक कोई भी बिहेवियर गोल ओरिएंटेड नहीं है, गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमने क्या गोल अचीव करना है, तो जब तक कोई बिहेवियर गोल ओरिएंटेड नहीं है वी कांट बी मोटिवेटेड, कि हम उस वक्त तक मोटिवेट नहीं हो सकते। जब आपको पता है, देखें फॉर एग्जांपल, जब आपको पता हो किसी एक चीज का कि मेरे लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो क्या आप वो टास्क परफॉर्म करेंगे? नहीं ना, हम सोचेंगे कि तो ये तो हमारे फायदे के लिए नहीं है, हमें इससे क्या, ना ही हमारी नॉलेज में इंक्रीज कर रहा है कोई चीज, ना ही हमें इससे फाइनेंशियली कोई इश्यू प्रॉब्लम है, वो सॉरी बेनिफिशियल है ये हमारे लिए, ना ही फाइनेंशियली है, ना ही सोशली है, ना ही जो हमारी ग्रूमिंग हो रही है। तो जब उस चीज का कोई गोल ही नहीं है तो क्या हम वो टास्क परफॉर्म करेंगे? नहीं ना परफॉर्म करेंगे। हमने क्या करना है कि जब हम हमेशा उन बिहेवियर्स को इनिशिएट करते हैं जो हमारे लिए, हम उन बिहेवियर्स का स्टार्टअप लेते हैं जो हमारे लिए गोल ओरिएंटेड होते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक गोल होता है, वो हमने खुद डिसाइड किया हुआ होता है या फिर वो सोसाइटी ने हमारे लिए डिसाइड किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने खुद डिसाइड किया हुआ है, जैसे आपके मार्क्स कि मैंने इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लेने हैं, ये आपने खुद डिसाइड कर लिया, ठीक है। लेकिन जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, आपकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, 50 मार्क्स आपने, सॉरी 50 मार्क्स आई थिंक क्राइटेरिया, 50 मार्क्स आपने लेने हैं पास होने के लिए, 58 मार्क्स सॉरी आपने लेने हैं पास होने के लिए। तो क्या है ये सोसाइटल नॉर्म्स हैं जो आपके लिए डिसाइड किए गए हैं। जब आप अपने लिए, जब आप इंटरनल मोटिवेटेड होते हो ना, मोटिवेशन यहाँ से बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल, राइट डाउन करें इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है? इंटरनल मोटिवेशन हमारी अपनी इंटरनल फीलिंग्स जो हमने खुद को दी हुई है कि मैंने टॉप करना है, मैंने इतने मार्क्स लेने हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में, ये मैंने खुद को इंटरनली मोटिवेट कर लिया कि मैं इतने मार्क्स लूंगी, मैंने इतने अचीव करने हैं। एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल है आपके इन्वायरमेंट ने और आपके बाकी लोगों ने, आपकी फैमिली ने, आपके फ्रेंड्स ने आपको जो गोल दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली को आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपके लिए गोल है ना कि मैंने अपनी फैमिली की इन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना है, तो ये क्या है? ये आपके लिए गोल्स हैं कि मैं, तो ये कौन से गोल हैं? ये एक्सटर्नल गोल्स हैं। ये एक्सटर्नली आप मोटिवेट हो रहे हो फैमिलीज की और फैमिली की फ्रेंड्स की बातें सुन के कि हमने फैमिली के इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरना है। तो क्या है कि हमारे लिए गोल ओरिएंटेड होना, किसी भी टास्क का, किसी भी बिहेवियर का जब हमने उसको परफॉर्म करना है तो उसका गोल ओरिएंटेड होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है आपको? मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट, गाइड एंड मेंटेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ओके, अब आगे लिखा हुआ है कि ये गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हमारे क्या होते हैं? ये गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हमारे प्यास बुझ, जैसे पानी पिया, हमें, मैंने भी कहा था ना हमें भूख और प्यास क्यों लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी को उसकी नीड है। तो इसी तरह ही वो ये छोटा सा काम भी हो सकता है कि चाहे वो हमें भूख लग रही है या प्यास लग रही है, और बड़े से बड़ा क्या हो सकता है कि हमने किसी बुक को रीड करना है, अपना नॉलेज इंक्रीज करना है। तो मोटिवेशन इस सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो हमारी इंटरनल फिजिकल नीड्स हैं, हमारी बॉडी की नीड्स हैं, चाहे वो हमारी सोशली नीड्स हैं, हमारी इमोशनल नीड हैं। ओके, तो बेसिकली जो मोटिवेशन है ये किस किस प्रोसेस को, किस किस वेज को फॉलो करती है? बायोलॉजिकल कौन सी वेज हैं? जो हमारे इंटरनल बॉडी की स्टेट्स हैं, सारी इंटरनल बॉडी हमारी, प्यास हमें क्यों लग रही है? हमारी इंटरनल बॉडी को नीड है तो हमें प्यास लग रही है ना। तो ये हमेशा मोटिवेशन बायोलॉजिकली भी होती है, इमोशनल भी होती है। देखें, हम अपने गोल से रिलेटेड, अगर हम अपने गोल्स से रिलेटेड अगर थॉटफुल नहीं है, अगर हमारे इमोशंस ही हमारे गोल्स के साथ अटैच नहीं है, अगर हमें पास या फेल होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या हम इमोशनली मोटिवेटेड हैं? नहीं है ना। तो क्या है कि हम हमेशा बायोलॉजिकली, सोशली और इमोशनली हम मोटिवेटेड होते हैं किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर को। और कॉग्निटिव क्या है? कॉग्निटिव के हम सोचते भी हैं, जब तक हम प्रॉपर प्लान आउट नहीं करते चीज़ों को, जब तक हम अपने थिंकिंग को इन्वॉल्व नहीं करते, वी कांट थिंक एनीथिंग, कि हम कोई भी चीज़ अचीव ही नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक वो प्रोसेस है जो हमें गाइड और इनिशिएट करता है किसी भी स्पेसिफिक गोल या टास्क की तरफ, और ये हमेशा बायोलॉजिकली, सोशली और इंटरनली कॉज कर रहा होता है हमारे बिहेवियर्स को। अंडरस्टैंड क्लास? यस मैम। यस मैम। तो समझ यस आ गई मैम, है? यस मैम, क्लियर है। ओके ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है हमारे पास के थियरीज कौन कौन सी है ना मोटिवेशन की। मोटिवेशन की थियरीज है हमारे पास, सबसे पहले है इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या है? इंस्टिंक्ट थ्योरी बेस कर रही है हमारी बायोलॉजिकल नीड्स के ऊपर। ठीक है, बायोलॉजिकल नीड्स हमारी कौन सी हैं? जैसे भूख, हमारी फूड की नीड्स, शेल्टर,
हमें शेल्टर चाहिए, हमें फूड चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए, हमें एक स्टेटस चाहिए, हमारा एक प्रोफेशन हो जिससे हम अर्न करें, हम अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स के, एक बच्चे को पैदा होने से लेके ही उसकी सारी नीड्स जो स्टार्ट हो जाती हैं वो सारी नीड्स के ऊपर फोकस कर रही है इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है क्लास, अगर आप इसका उर्दू में मीनिंग देखते हो ना, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जिबिल्लत, और इसका मतलब क्या है कि हमारी नेचुरल नीड्स। जैसे एक बच्चा अगर बोर्न हुआ है तो उसकी नेचुरल नीड्स क्या हैं, उसे फूड प्रोवाइड की जाए, उसे ड्रेसिंग प्रोवाइड की जाए, उसे शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, उसे एक सोशली स्टेटस और सोशली अच्छा एक स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। ये वाली सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी नेचुरल नीड्स हैं। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है वो किसके ऊपर फोकस कर रही है, हमारी नेचुरल नीड्स के ऊपर। जैसे आपके बुक में ना इंस्टिंक्ट थ्योरी का सबसे पहला पैराग्राफ है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि वो वाली सारी नीड्स बायोलॉजिकल, जैसे यहाँ पे स्पाइडर की एग्जांपल दी हुई है कि स्पाइडर का जो अपना ट्रैप होता है, स्पाइडर का घर जो होता है ना, हम कहते हैं सबसे ज़्यादा वीक है। बिल्कुल इसी तरह ही जो बर्ड्स का होता है नेस्ट। अब आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है। क्लास देखें, हमारी नेचुरल नीड्स की मैंने बात की है, फूड की। बच्चा क्या, हमें जब एक छोटा सा बेबी है तो क्या वो हमें बोल के बताता है कि उसे भूख लगी है? वो कैसे बताता है कि मुझे भूख लगी है? हम हाँ, वो रो के उसके रो रोने के के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि अब इसे रोते हैं किसी मैम। चीज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है अब बेबी को, ठीक है। तो क्या था कि क्या ये उसकी लर्निंग थी, क्या उसने लर्न किया था कि मैंने रोना है, मुझे भूख लगेगी तो मैंने रोना है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मैंने रोना है? नो नो लर्निंग मैम। नहीं होगी ना, उसने सीखा नहीं है, नो वो मैम। अभी दुनिया में आया है तो ये वाली उसकी नेचुरल चीजें हैं, उसे पता है मैंने क्या बिहेवियर शो करना है, मुझे फूड की अगर जरूरत है, अगर कोई ऐसी इरिटेटिंग चीज है जो बच्चे को इरिटेट करे, जैसे पैम्पर चेंजिंग, तो वहां पे भी उसने रोना है। तो क्या है, ये वाले सारे बिहेवियर्स किसी भी, चाहे वो इंसान से रिलेटेड हो, चाहे वो एनिमल्स से रिलेटेड हो, किसी भी जानदार चीज से रिलेटेड हो, लिविंग थिंग से रिलेटेड हो, वो क्या होते हैं, वो अननेचुरल, वो सॉरी अनलर्न बिहेवियर होते हैं। जितनी भी हमारी नेचुरल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी नेचुरल नीड्स हैं, वो क्या हैं, वो अनलर्नड है, वो हमने सीखी हुई नहीं है। जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि स्पाइडर अपना ट्रैप बनाता है, तो वो स्पाइडर ने सीखा हुआ नहीं है, चाहे उसने उससे पहले देखा है कि नहीं, लेकिन उसे पता है, उसे अल्लाह ताला की तरफ से उसकी ऐसी लर्निंग हुई है, उसे पता है कि उसने वो कैसे बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही बर्ड्स के नेस्ट जैसे बने हुए हैं, बर्ड्स ने सीखा नहीं है कि उन्होंने नेस्ट को कैसे बनाना है, लेकिन उनकी क्या है, उनकी लर्निंग हुई है, ये सारी उनकी नेचुरल नीड्स हैं। तो हमारी जितनी भी नेचुरल नीड्स हैं वो सारी क्या है, अनलर्न है, वो हमें नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से लर्न करवाई गई होती है। हमें पता होता है कि हमारी क्या नीड्स हैं और हमने उनको कैसे फुलफिल करना है। इंस्टिंक्ट थ्योरी की हम जब भी बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये वाली किस चीज के ऊपर फोकस करती है थ्योरी, ये हमारी जो नेचुरल नीड्स हैं उनके ऊपर फोकस करती है। और ये सारी हमारी नेचुरल नीड्स क्या होती हैं, अनलर्न होती हैं, हमें ये सीखी हुई नहीं होती बाय बर्थ। हमें जब बाय बर्थ किसी भी लिविंग थिंग की बाय बर्थ ही उसे ये वाली सारी क्वालिटीज दी गई होती हैं। एक और वर्ड जो आपकी उसमें नोट्स में यूज किया हुआ है कि हम आल इसे क्रिएचर्स, भी कहते हैं ना, सॉरी इसे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी कहते हैं ना, आपने पहले पढ़ाया था कि जो अनलर्नड होता है, जो नेचर से हमें मिलता है, उसका रिस्पॉन्स कहते हैं। बिल्कुल ये अनलर्न होता है, ये अनकंडीशन होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रूमिंग होती रहती है वैसे वैसे ये लर्न होते रहते हैं और वैसे वैसे हमारे बिहेवियर्स में चेंजेस आती रहती हैं। जैसे बच्चा छोटा था तो वो रोता था, उसे भूख लगी है, लेकिन जैसे उसने बोलना शुरू किया तो वो छोटी छोटी चीज़ों के नाम लेना शुरू कर देता है अपनी नीड्स को बताने के लिए कि अब उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। और बिल्कुल ऐसे ही जब वो एक वेल ग्रूम्ड, वेल डेवलप्ड एक चाइल्ड बन जाता है तो वो अपनी सारी चीज़ों को वर्बली बता रहा होता है। तो ये वाली सारी चीज़ों के लिए आपके नोट्स में एक वर्ड यूज हुआ है, स्पेसिफिक इननेट नॉलेज अबाउट हाउ टू सर्वाइव। स्पेसिफिक इननेट नॉलेज का मतलब क्या है, हमने इनहेरिटेड है, कुदरती तौर पे हमें ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनहेरिटेड हैं, हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी हेरिटेज में हमें ये सारी चीज़ें बाय बर्थ मिली हुई हैं और हमें पता है कि हमने सर्वाइव करना है। जैसे मैंने चाइल्ड की एग्जांपल दी है, सर्वाइव करने के लिए उसकी फूड की नीड को पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और उसे पता है कि मैंने, अगर वो बच्चा रो रहा है तो उसकी फूड की नीड पूरी हो रही है तो वो सर्वाइव कर रहा है। अगर वो बिहेवियर, स्पेसिफिक बिहेवियर शो नहीं करेगा तो वो सर्वाइव करना उसके लिए क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। अंडरस्टैंड क्लास? यस मैम। यस मैम। यस जो मैम। नेक्स्ट टॉपिक है, जो सॉरी नेक्स्ट ही इसका ही इंस्टिंक्ट थ्योरी का ही पॉइंट है, वो क्या है, दीज इननेट टेंडेंसीज आर प्री प्रोग्राम्ड एट बर्थ। प्री प्रोग्राम का मतलब क्या है क्लास, ये सब कुछ पहले से प्लान्ड है, पहले से सब कुछ डिसाइडेड है। हालांकि चाइल्ड को या किसी भी लिविंग थिंग को नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर जैसे हैं कि प्लान्ड है। जैसे हमें भूख लग रही है, ये
बाय बर्थ नेचुरली प्लान्ड है। हमारी जो नीड्स हैं, शेल्टर चाहिए हमें, हमें ड्रेसिंग चाहिए, ये वाली सारी चीज़ें क्या हैं, बाय बर्थ प्लान्ड है, और उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम और स्पेसिफिक प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे हम रोने की एग्जांपल ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बच्चे की अगर हम स्माइल की एग्जांपल लें, जब भी कोई ऐसा अच्छा स्टिमुलस जो उसके लिए अच्छा है, वो वाला स्टिमुलस जब भी उसके सामने आएगा, जब भी फॉर एग्जांपल कोई स्माइलिंग फेस उसके सामने आएगा या कोई ऐसी चीज़ उसके सामने आएगी जो बच्चे को खुश कर रही है, तो वो स्माइल पास करेगा। तो ये भी उसने सीखी हुई नहीं है, ये उसकी अनलर्न हैबिट है, और उसको पता है कि जब मैंने कब हंसना है और कब रोना है। तो ये वाली सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट थ्योरी ये वाली सारी चीज़ें हमें हमारी जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हुई होती हैं हमारे फोर फादर से, और हमारी जीन्स में इन सारी चीज़ों के वेज होते हैं, और हम अपनी जीन्स के थ्रू ही इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड क्लास? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ओके, जो नेक्स्ट अब पॉइंट है इंस्टिंक्ट थ्योरी का ही, वो क्या है, जैसे मैंने अभी आपको क्राइंग की एग्जांपल दी थी, बच्चे की क्राइंग की, अगर हम साथ ही सकिंग की आपने छोटे बच्चों को आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, उनके माउथ के करीब कोई भी चीज़ आती है तो वो सक करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो फीडर है, चाहे वो आप फिंगर भी अगर उसके माउथ के करीब लेके जाएंगे तो वो सक करना उसको शुरू कर देगा। उसको नहीं पता कि मेरी यहाँ से फूड की जो नीड है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो सकिंग, स्वेलविंग और बिल्कुल ऐसे कफिंग, आइज ब्लिंक करना, ये वाली सारी चीज़ें क्या है, ये अनलर्न है। और इन सारी चीज़ों के लिए एक वर्ड यूज होता है। अब हम जितनी भी अनलर्न चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, इन सब चीज़ों के लिए एक वर्ड यूज होता है, दिस वर्ड इज कॉल्ड रिफ्लेक्सेस। राइट डाउन करें क्लास, रिफ्लेक्सेस। ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप राइट डाउन करें ताकि आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सके। रिफ्लेक्सेस, REFLEXES, रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स है उसका प्लूरल है रिफ्लेक्सेस। कर लिया आपने राइट डाउन? अब इसकी डेफिनेशन लिखें क्लास। रिफ्लेक्सेस आर ऑटोमेटिक रिएक्शंस। Reflexes are automatic reaction to stimulation राइट डाउन कर रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. ओके, रिफ्लेक्सेस आर ऑटोमेटिक रिएक्शंस टू स्टिमुलेशन STIMULATION stimulation. Reflexes are automatic reaction to stimulation that enables infants enable ENABLES enables किसी चीज के काबिल बनाती है आपको। enables मैम आगे वाला। yes enables infants 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 हम कहते हैं छोटे बच्चों को, बिल्कुल बेबीज जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, वो infants 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 to respond to the environment before any learning has taken place. अब इसको एक दफा टैली करें आप लोग। Reflexes are automatic reactions to stimulations that enables infants to respond to the environment before any learning has taken place. Okay? हो गया सबका? Yes, ma'am. अब इसको आपने Yes, अंडरस्टैंड ma'am. करना है। आपने राइट डाउन किया, आपको इसकी थोड़ी सी समझ आ गई होगी। रिफ्लेक्सेस क्या हैं? किसी भी चाइल्ड के वो वाले सारे ऑटोमेटिक रिएक्शन जो वो एनवायरनमेंट को देता है, जैसे, और कोई भी लर्निंग उसके पीछे नहीं है, विदाउट एनी लर्निंग है। जैसे मैंने भी आपको कहा ना कि माउथ के करीब बच्चे के कोई भी चीज आएगी तो वो उसको सक करना शुरू कर देगा। तो इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, माउथ के करीब कोई भी चीज आ रही है, चाइल्ड उसको क्या कर रहा है, सक करना शुरू कर रहा है, उसको हम कह रहे हैं सकिंग रिफ्लेक्स है। बिल्कुल ऐसे ही आपने नोट किया होगा बच्चों की पाम पे, बच्चों की हाथ पे जब हम उंगली या कोई चीज ऐसे टच करते हैं तो वो अपने हैंड को ऐसे कवर कर लेता है, उस चीज को पकड़ लेता है, रोल कर लेता है अपने फिंगर्स को।
तो उस चीज़ को पकड़ लेता है, वो कोई भी चीज़ हम उसके हाथ में पकड़ाते हैं जब भी, तो ये क्या कर रहा है, वो चीज़ों को अपनी तरफ ग्रैस्प कर रहा है, चीज़ों को अपनी हथेली पे अगर हमने कोई भी फॉर एग्जांपल फिंगर रखी है, आप कभी ऑब्जर्व करके देखेंगे छोटे बच्चों को, न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं, आप उनके हाथ पे उंगली ऐसे रखें तो वो पकड़ लेंगे, उंगलियों अपनी उंगलियों को रोल कर लेंगे उस चीज़ के अराउंड, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स। ये लास्ट लाइन है, बिल्कुल पहले पेज की लास्ट लाइन है, वहां पे आप लोग लिख लें ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स। उससे पहले है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है क्लास? रूटिंग रिफ्लेक्स ये है कि आप बेबी के फेस को जिस साइड पे टच करोगे ना हाथ के साथ, वो अपना मुंह अपना सर उसी तरफ ही मोड़ लेता है। तो इसको हम क्या करिए, उसने सीखा हुआ नहीं है कि मैंने ये सारी मूवमेंट करनी है, स्पेसिफिक स्टिमुलेशन, जैसे आपके पास हाथ में कोई खिलौना है ना, आप उसको बजाते रहें, रैटल है जैसे रैटल शेकिंग, आप उसको करते रहें, और जिस साइड पे आप खिलौने को लेके जाएंगे ना टॉय को, उस साइड पे बेबी अपना सर मोड़ता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही जब हम टच करते हैं बेबी के फेस की किसी भी साइड पे, आइदर इट इज लेफ्ट और राइट, तो क्या होता है कि बेबी अपना जो हेड है वो भी उस तरफ टर्न कर लेता है। तो रिफ्लेक्सेस क्या हैं? ये वाले सारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस हैं जो कोई भी बेबी इन्वायरमेंट को दे रहा होता है, और ये उसके अनलर्न होते हैं, कोई भी लर्निंग इसके पीछे नहीं होती। ये 3 तरह की रिफ्लेक्सेस मैंने आपको बताई हैं। सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स कौन सी है कि बेबी के माउथ के करीब, उसके लिप्स के करीब कोई भी चीज़ आप लेके जाते हैं तो वो उसको सक करना शुरू कर देता है, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताई है ग्रैस्पिंग, कि बेबी के हैंड के ऊपर आप जब भी कोई चीज़ रखते हो, आइदर इट इज फिंगर और एनीथिंग एल्स, तो वो अपनी फिंगर्स को रोल कर लेता है और उस चीज़ को ग्रैस्प कर लेता है। ये भी अनलर्न बिहेवियर है बेबी का। और थर्ड मैंने आपको बताई है रूटिंग रिफ्लेक्स, कि आप बेबी के हेड के जिस साइड पे टच करते हो, वो अपना हेड और अपना फेस उसी साइड पे टर्न कर लेता है। मैम ये थर्ड वन के रूटिंग, रूटिंग ROOTING, रूटिंग रिफ्लेक्स। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब Yes, ये ma'am. भी ये वाली सारी थ्योरी हम पढ़ रहे थे इंस्टिंक्ट थ्योरी। ये समझ आ गया सबको इंस्टिंक्ट थ्योरी की? किसी की कोई यहाँ पे क्वेश्चन, किसी का भी कोई? क्लास में अगेन आपको मेंशन कर रही हूँ कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू एमसीक्यू पेपर। आपका पेपर एमसीक्यू ही होगा, तो आपको ऐड करेंगे कि आप लोगों के व्यूज के अकॉर्डिंग, क्या जितनी आप लोगों की बेस्ट तैयारी होगी उसके अकॉर्डिंग कि हमने कितना सिलेबस मिड में इंक्लूड करना है, ठीक है, ताकि आपके मिड पे मार्क्स अच्छे से आएँ और आप सिक्योर कर सको अपने मार्क्स को। तो वो हम मिड से पहले इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि कितना कोर्स हमारा मिड का होना चाहिए। ओके क्लास, आप लोग कल मुझे बता रहे थे कि आपके विंटर वेकेशन के बाद हमें, तो आपको पता है कुछ के आपकी विंटर वेकेशन कब से स्टार्ट होंगी और वो कब तक रहेंगे? मैम 25 to 10, 25 टू 10 जनवरी। ओके 10 जनवरी, ओके। तो क्लास आप लोग फिर मुझे एक बार विंटर वेकेशन, क्योंकि अब थोड़े ही दिन है आपके पास, 25 इज कमिंग, तो आप मुझे एक बार टेस्ट तो दे दें उस कोर्स का, ताकि आपको आइडिया तो हो। मैंने आपको कहा था कि आपने मुझे डेट डिसाइड करके बतानी है, आप लोगों ने अभी तक नहीं बताई, फिर मैं खुद ही एक डेट आपको असाइन कर दूं। मैम ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ले लीजिएगा टेस्ट। फ्राइडे है ना आपके असाइनमेंट की डेट? यस मैम। यस और वो मैम। लास्ट वीक है, और वही लास्ट वीक होगा, आई थिंक नेक्स्ट वीक इज लास्ट वीक, उसके बाद तो आपकी विंटर वेकेशन है। चलिए ठीक है, मैं आपको ना डेट अपना टाइम टेबल भी एक बार देख के मैं आपको डेट बताऊंगी, फिर आपने मुझे कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट लेना है, आप फर्दर वीकेंड पे भी उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट सेंसेशन तक का आपका जितना भी कोर्स है ना, सेंसेशन एंड परसेप्शन तक का, और ये जो आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। मैम मैं नहीं समझ आई। मैं एक बार प्लान आउट करके आपको मैसेज भी कर दूंगी आपके सीआरजीआर को, हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी कर लेंगे, आपका मिड का कोर्स और आपके टेस्ट की डेट। ओके यस ओके मैम। मैम। ओके मैम। यस मैम। तब तक आप भी वीकेंड पे एक बार सारे कोर्स को रिव्यू कर लें, या कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, हम उसको भी इंशाल्लाह रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि यही वीक होगा, उसके बाद तो आपकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो विंटर में तो वेकेशन में इंशाल्लाह ऑब्वियसली आप लोगों ने अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। यस मैम। ओके मैं जी। फर्स्ट चैप्टर को कर ली एक दफा। आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा।
फर्स्ट चैप्टर को। मैं कह रही हूँ हम फर्स्ट टॉपिक जो 3 थे ना उनका जो एक चैप्टर था उसको रिव्यू कर लें। उसको रिव्यू कर लें। वो असल में ना आपका वो एक टॉपिक है ना, वो छोटे छोटे टॉपिक है। आपने चैप्टर वाइज एक दफ़ा देखे ताकि आप देखें। मैंने आपको ये बात पहले भी शायद समझाई थी। आप जितना कम कोर्स मिड में करेंगे ना, आपके लिए फाइनल में उतना ज़्यादा मुश्किल होगा मार्क्स को अचीव करना। ठीक है, आपके पास अब 30 मार्क्स का पेपर है। सॉरी रिदा, तो क्या है कि आपके पास, जैसे मैंने अभी उस दिन भी आपको एग्जांपल दी थी कि 30 मार्क्स का आपका पेपर है, तो ये बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को इसमें कवर कर लें। क्योंकि जो फाइनल का मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स का होगा, पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और उसमें आपके पास ये चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप उसके पास कम सब थोड़ा थोड़ा कोर्स होगा और मार्क्स ऐसे रहे होंगे जो आपके पास आसानी से आ जाएंगे और आपको कम एफर्ट करनी पड़ेगी। मैम जी, ये जो टेस्ट होगा ये एमसीक्यू बेस्ड ले ये लें, इससे जी प्रैक्टिस भी एमसीक्यू हो बेस्ड जाएगी। ही होगा। एमसीक्यू टाइप ही टेस्ट होगा आपका। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूरा प्लान आउट करके डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। तब तक आप रिव्यू करें वीकेंड पे अपने कोर्स को। ठीक है, ठीक है मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके क्लास नेक्स्ट ओपन करें अपने नोट्स। आपके पास है नेक्स्ट डिराइव रिडक्शन थ्योरी। अब डिराइव क्या है क्लास? डिराइव रिडक्शन थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी, ये आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए। क्लार्क हुल। क्लार्क हुल एक साइकोलॉजिस्ट है, एक्सपेरिमेंटलिस्ट है। क्लार्क हुल ने दी थी डिराइव रिडक्शन थ्योरी, और इसने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया था? डिराइव के ऊपर। डिराइव एक वर्ड है स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल और इंटरनल नीड्स हैं। क्लास आपकी स्ट्रेंथ 25 थी, अब 27 है। वो सॉरी, पहले 27 थी, अब 25 है। बाकी तो लोग कहाँ गायब हो गए हैं? अटेंडेंस भी लेनी है तो काइंडली टेक्स्ट करें कि क्लास ज्वाइन करें। ओके क्लास, डिराइव रिडक्शन थ्योरी का प्रेजेंटर कौन है, किसने रिप्रेजेंट किया इसको? क्लार्क हुल ने। और डिराइव का मतलब क्या है क्लास? मैंने अभी पहले भी आपके साथ डिस्कस किया कि डिराइव का मतलब है इंटरनल बायोलॉजिकल नीड्स, हमारी जितनी भी बॉडी की नीड्स हैं। अब जो क्लार्क हुल है ना, इसने क्या कहा था कि ह्यूमंस की जितनी भी इंटरनल नीड्स है ना, इंटरनल बायोलॉजिकल, जैसे मैंने कहा कि हमें भूख कब लगती है? जब हमें प्यास लग रही हो, या मतलब जब हम प्यास या भूख हमें उस वक्त लगती है जब हमारी बॉडी को उसकी नीड होती है। आप क्लास डिराइव की डेफिनेशन को राइट डाउन करें, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। डिराइव्स आर डिफाइंड by Hull as internal states of arousal or tension which must be reduced. डिराइव कौन सी नीड्स और स्टेट्स हैं? वो वाली सारी नीड्स हैं जो हमें टेंशन कॉज कर रही हैं, जो अराउज होती हैं। अराउजल का मतलब ये है कि उनको फुलफिल होना चाहिए। तो जब वो उनका अराउजल होता है तो वो क्या करती हैं? वो टेंशन कॉज करती हैं, और उस टेंशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उन नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो डिराइव क्या है? हमारी सारी बॉडी की इंटरनल नीड्स। यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इंटरनल नीड्स की बात कर रही हूँ। आपको पता होना चाहिए पेपर में भी कि आपके इंटरनल बायोलॉजिकल जितनी भी नीड्स हैं, ये वाली सारी नीड्स किस थ्योरी में बात हुई थी? डिराइव रिडक्शन थ्योरी में। और डिराइव रिडक्शन थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी? क्लार्क हुल ने। और क्लार्क हुल ने क्या कहा था कि हमारी जितने भी इंटरनल स्टेट्स हैं, वो सारी इंटरनल स्टेट्स ऑफ अराउजल हमें टेंशन कॉज कर रही होती हैं, और वो वाली टेंशन जिनको हम मिनिमाइज करने के लिए, जिनको हम टेंशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपनी उन सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। और जैसे भूख है ना, भूख एक इंटरनल बायोलॉजिकल नीड है। तो हम क्या करें? हमें जब भी भूख लगे, हमें भूख लगती क्यों है? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, हमारी बॉडी को कब जरूरत महसूस होती है कि हमें भूख लगे? इसके लिए एक वर्ड यूज होता है क्लास, हमारी बॉडी क्या होती है? इंटरनल बैलेंस्ड पे है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, आप लोग अच्छे से फ्रेश हो, एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो क्या है? आपकी बॉडी बैलेंस्ड स्टेट पे है। बैलेंस्ड का मतलब है ना, पता है ना आपको? बैलेंस बिल्कुल, ना किसी चीज की बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी, ना ही किसी चीज की बहुत ज्यादा लो क्वांटिटी। तो क्या है? ये बैलेंस्ड स्टेट है आपकी बॉडी की। जब आप बिल्कुल रिफ्रेश हो, आपने ब्रेकफास्ट अच्छे से किया हुआ है, आपकी सारी एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी हो आप, तो आपकी क्या है? ये स्टेट बैलेंस्ड। लेकिन जैसे ही कोई भी ऐसा स्टिमुलस अक्कर हुआ है जिसने आपको टेंशन कॉज की है,
सेम ऐसे ही अब आपने सुबह से ब्रेकफास्ट किया हुआ था, अब काम करते करते लंच का टाइम हो गया, अब आपको भूख लगना शुरू हो रही है, ठीक है, तो एक नीड अराइज हुई है। इस अराइज होने वाली नीड को क्लार्क होल किस चीज का नाम देता है? इस चीज को क्लार्क होल नेम देता है, सॉरी, डिराइव्स का नेम देता है इसको। और ये वाली सारी डिराइव्स क्या हैं? हमारी इंटरनल स्टेट्स हैं जो हमें अराउजल कॉज कर रही होती हैं। वो सारी टेंशन को ओवरकम करने के लिए और उस अराउजल को ओवरकम करने के लिए these needs must be fulfilled. अगेन देखें आप, डिराइव की क्या डेफिनेशन है? डिराइव्स आर डिफाइंड बाय होल एज इंटरनल स्टेट्स ऑफ अराउजल और टेंशन विच मस्ट बी रिड्यूस्ड। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको कहा ना कि हमारी बॉडी क्या है, इंटरनल स्टेट्स के ऊपर है, और वो वाली इंटरनल स्टेट्स को हम कह रहे हैं कि वो बैलेंस्ड होगी, तो बैलेंस्ड होनी चाहिए किसी भी एक चीज, हमारी जब सारी हमारी नीड्स फुलफिल हैं, तो जब बैलेंस्ड होगी, जैसे ही वो बैलेंस्ड हाई या लो की तरफ हुआ है, जैसे ही वो बैलेंस्ड लो हुआ है या हाई हुआ है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी, जैसे हम क्लास बात करते हैं ना कि इतना बीपी नॉर्मल होना चाहिए, अगर इससे हाई होगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है, इससे लो होगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है। हमारी बॉडी में ब्लड की रेंज इतनी एचबी होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो उससे कम है तो भी प्रॉब्लमेटिक है, अगर उससे ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो अपनी बॉडी की इंटरनल स्टेट्स की से रिलेटेड जब हम बात करते हैं ना कि ये फुलफिल हो, ये बिल्कुल बैलेंस्ड हो, जितनी रेंज हमें रिक्वायर्ड है उतनी ही रेंज में जब हमारी बॉडी को स्पेसिफिक चीज़ मिल रही है, तो वो क्या हो रही है? वो हमारी बॉडी बैलेंस्ड स्टेट के ऊपर है, उस वक्त हमें कोई भी डिराइव अराइज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी की जो बैलेंस्ड स्टेट है वो थोड़ी सी हाई या लो होती है, तो हमें स्पेसिफिक नीड अराइज होती है। आइदर दिस नीड इज रिलेटेड टू फूड और थर्स्ट और एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो हम उस नीड को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं, और जैसे ही हम उस नीड को फुलफिल कर लेते हैं तो वो डिराइव रिड्यूस हो जाती है। इस सारी थ्योरी को, इस सारे कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? डिराइव रिडक्शन थ्योरी। कि जो एक स्पेसिफिक डिराइव अराइज हुई थी, हमने उसको रिड्यूस कर लिया है, और रिड्यूस करने के बाद हमारी बॉडी वापस नॉर्मल स्टेट के ऊपर आ गई है, एंड दिस इज कॉल्ड डिराइव रिडक्शन थ्योरी। ओके क्लास, अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ओके, नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने के लिए क्या है कि नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने के लिए हमारी जो बॉडी है, हमें चाहिए कि वो नॉर्मल स्टेट पे रहे, और जितनी भी डिराइव्स और नीड्स जो अराउज होती हैं, अगर वो एट द टाइम बीइंग फौरन फुलफिल हो रही हैं, तो दिस इज द बेस्ट वन ऑप्शन, और हमारी बॉडी उतनी ही बैलेंस स्टेट में रहेगी, और हम उतने ही टेंशन से, उतने ही अपनी जो बैलेंस आउट डिसबैलेंस है ना, उससे मिसबैलेंस से अवॉइड करेंगे। दोनों थ्योरीज का डिफरेंस समझ आया क्लास आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पे आ जाएं आप, अराउजल थ्योरी। अराउजल थ्योरी क्या है? अराउजल थ्योरी सेम लाइक एज होल्स डिराइव रिडक्शन थ्योरी, जो डिराइव रिडक्शन थ्योरी हमने पढ़ी है बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था ना कि हर बंदे का एक अपना कंसेप्ट होता है। जैसे मैं आपको अक्सर इंटेलिजेंस की एग्जांपल देती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग हो सकता है इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी हो, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग हो सकता है इंटेलिजेंस क्या हो कि ज़्यादा मार्क्स अचीव करना, किसी तीसरे के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इंटेलिजेंस किसी और चीज़ को वो कहता हो। तो जैसे आपके अपने कंसेप्ट हर चीज़ के बारे में, कोई भी एक, जैसे आप शॉपिंग के लिए गए हो और आपने कोई एक स्पेसिफिक ड्रेस देखा हो, हम सबके उस ड्रेस के अकॉर्डिंग अपने अपने व्यूज़ होते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को कलर अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, सेम एज, तो डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कंसेप्ट सेम है, ठीक है। जब क्लार्क ने वो थ्योरी दी तो उसने उस वर्ड उसके लिए, उस कंसेप्ट के लिए, उस इंटरनल नीड के लिए क्या वर्ड यूज किया? उसने यूज किया डिराइव का वर्ड। ओके, जब किसी नेक्स्ट पर्सन ने सेम थ्योरी को रिवाइज किया और सेम थ्योरी उसने सेम कंसेप्ट दिया, तो उसने एक वर्ड यूज किया अराउजल का। तो अराउजल क्या है कि जब भी हमारी बॉडी को, सेम वैसे ही है सारा, कि जब भी इंटरनल नीड्स को मेंटेन करना पड़ता है तो एक अराउजल नीड होता है, और उस अराउजल को कंफर्टेबल पोस्चर में ला
आ रहे हैं मैम आहिस्ता आहिस्ता। ओके, आप स्टार्ट में ना जब सारे लोग क्लास में आ जाते हैं तो आप साथ ही अटेंडेंस ले लिया करें, ताकि अगर किसी का कनेक्टिविटी इशू होता भी है थोड़े टाइम के लिए तो उसका एब्सेंट मार्क ना हो। ओके मैम। मैम मेरा नेट का इशू हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, बादल बने हुए हैं इसलिए। चलिए अभी देखते हैं। क्लास आप लोग वो जगह चूज़ किया करें, आप लोग घर से लेक्चर ले रहे होते तो जहाँ पे आपके घर में सिग्नल अच्छी सी जगह पे आते हो, ताकि आपको कनेक्टिविटी के अलावा आपको लेक्चर सुनने में भी कोई इशू ना हो। मैम गांव में हर जगह है कि जितने की आती है। ओके, कोई एक रह गया, अब वो भी आ जाए तो। पहले क्या बोला है आपने कि कौन सी थ्योरी रिवाइज कर दूं? अराउजल। ओके, हम अराउजल से स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको डिराइव रिडक्शन थ्योरी है उसकी समझ आई है? यस। यस ओके, मैम। यस मैम। डिराइव रिडक्शन अराउजल थ्योरी भी वही है जो बेसिकली डिराइव रिडक्शन थ्योरी है। अब डिफरेंट यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जो डिफरेंट है? मैंने आपको कहा ना कि एक कंसेप्ट होता है वो हम सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। हमारे किसी भी एक चीज़ के बारे में हम सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है। हम किसी एक चीज़ को हम कुछ नाम दे रहे हैं, कोई पर्सन दूसरा वो कुछ और नाम दे रहा है उसी चीज़ को। तो क्या है बेसिकली कि एक इसी तरह ही थेरीज जब एक बंदा देता है तो उसने डिराइव रिडक्शन नाम दे दिया उस थेरी को। उसने कहा कि डिराइव क्या है, वो इंटरनल कोई भी नीड है हमारी जो अराइज हो रही है। सेम ऐसे ही अब दूसरे पर्सन ने वही थेरी दी है, उसने उसी डिराइव को किस चीज़ का वर्ड यूज़ किया है उसके लिए अराउजल का। वही हमारी इंटरनल स्टेट्स, हमारी वो वाली सारी बायोलॉजिकल नीड्स और हमारी सारी इन्वायरमेंटल नीड्स को वो क्या कह रहे हैं, अराउजल के। जब भी हमें कोई स्पेसिफिक अराउजल कॉज होता है तो हम उस अराउजल की फुलफिलमेंट के लिए क्या करते हैं, उसको अपनी नीड को कंप्लीट फुलफिल करते हैं ताकि वो अराउजल हमारा जो सेटिस्फाइड हो सके। तो मैं आपको ये बता रही थी उस वक्त जब आपकी कनेक्टिविटी का इशू हुआ है उस वक्त के हमारी बायोलॉजिकल नीड्स, हमारी इंटरनल जितनी भी नीड्स हैं वो, जिनको हम इंटरनल फिजिकल एक्टिविटीज कह रहे हैं, ठीक है। और जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल नीड्स क्या हैं? इंटेलेक्चुअल बेसिकली इंटरफेयर विद अवर थिंकिंग पैटर्न, हमारी ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग के साथ जो इन टच है ना, वो क्या है, वो अराउजल क्या है, इंटेलेक्चुअल अराउजल है। मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि जैसे अभी ये लेक्चर कंटिन्यू है, कोई एक स्पेसिफिक कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो वो क्या है, वो एक नीड अराइज हो रही है ब्रेन की कि ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया मुझे, इसकी मुझे थोड़ी और क्लैरिफिकेशन चाहिए। जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हो ना कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मैडम दोबारा बता दें ये वाली टर्म, तो वो क्या होती है, वो आपके ब्रेन में एक नीड अराइज हुई है ना कि आपको समझ नहीं आई उस कंसेप्ट की अगेन। तो आप क्या करते हो, उसी चीज़ को अगेन एंड अगेन आस्क करते हो ताकि आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके किसी भी स्पेसिफिक कंसेप्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही जब हमारे ब्रेन को मोहम्मद मुराद, आप काइंडली अटेंडेंस नोट डाउन कर लें इससे पहले कि ज़्यादा लोगों का कनेक्टिविटी इशू हो और उनकी अटेंडेंस रह जाए। ओके मैम। अगर बाद में कोई ऐड होता तो हम अगेन कर लेंगे, लेकिन एक दफ़ा आप अभी कर लें। मैम मैंने ले लिया वैसे 26 के। ओके ओके, अगर 27 होते हैं तो फिर आप अगेन ले लेना, अदरवाइज 26 तो प्रेजेंट है ही। ओके मैम। ओके मैम। ओके, तो इंटेलेक्चुअल अराउजल क्या होता है कि हमारी अगर थिंकिंग में कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लम काज हुई है और हमें कोई भी कंसेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया है, सेम ऐसे ही अगर हम लेक्चर से हट के बात करें, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि हमने पूरी सिचुएशन नहीं सुनी होती, कोई भी एक ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बहन भाई का किसी का भी बाहर किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, उसने आके हमें थोड़ी सी चीज़, थोड़ी सी ही बात बताई और हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, हालांकि हमें पूरी बात नहीं पता। तो क्या थी कि वो हमारे ब्रेन में एक नीड अराइज हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा कैसे हुआ है, किस वजह से ऐसा हुआ है, ये वाली सारी चीज़ों को जब हमें आंसर्स मिल जाते हैं तो क्या होती है, वो नीड फुलफिल हो चुकी होती है और वो अराउजल कंप्लीट हो चुका होता है और सेटिस्फेक्शन हमें मिल चुकी होती है हमारी स्पेसिफिक नीड से रिलेटेड। ओके, सेम ऐसे ही इमोशनल अराउजल क्या है? अब इमोशनल अराउजल हमारी फीलिंग्स, हैप्पीनेस, एंगर, अग्रेसिव, फियर, कि हमारी जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम हर्ट कर दिया आपको किसी ने, या आपको गुस्सा है किसी भी एक बात के ऊपर, तो ये वाली सारी चीज़ें क्या हैं, आपको गुस्सा था किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर या आप हर्ट हुए थे,
आपके माइंड आपको एक नीड अराइज हुई, आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस थे, लेकिन आपने क्या किया कि अपने, जैसे मैं आपको कल स्ट्रेस की भी लास्ट क्लास में एग्जांपल दे रही थी, अभी स्टार्ट में भी हम बात कर रहे थे कि एक स्पेसिफिक चीज़ को हम जब उससे हमारा इंटरफेयर हुआ, अगर हम गुस्से में ही थे या अगर हमें किसी चीज़ का दुख हुआ है, तो हम उस फीलिंग से क्या करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, और जितनी जल्दी हम उन सारी सिचुएशन से निकल जाते हैं, हमारी नीड फुलफिल हो चुकी होती है और हमारा जो अराउजल है वो कंप्लीट हो चुका होता है। सेम ऐसे ही हमारी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड, हमारी इंटरनल स्टेट से रिलेटेड। तो ये सारा कंसेप्ट वही है जो डिराइव रिडक्शन थ्योरी का है कि हमें नीड्स अराइज होते हैं और हम उनको फुलफिल करते हैं, रिड्यूस करते हैं ताकि टेंशन को ओवरकम कर सकें। यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन क्या है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और फिजिकल एक्टिविटीज का और अराउजल टर्म एक यूज हुई है एज कम्पेयर टू डिराइव। अब तीनों थ्योरीज, क्लास इंस्टिंक्ट थ्योरी, अराउजल एंड डिराइव रिडक्शन थ्योरी, तीनों आपको क्लियर है? यहाँ तक मैम अब किसी भी स्टूडेंट, जी जी, इंटेलेक्चुअल का मतलब बता दे। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी थिंकिंग, आपकी ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, किसी भी एक सोचने से रिलेटेड है ना, कि आप किसी भी एक इश्यू के ऊपर कितना सोच रहे हो। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपकी कितनी अच्छे से आप सोच विचार की, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बंदा है वो सोच विचार के फैसले करता है और बहुत अच्छा करता है। थॉटफुल कितने हो आप, कितना सोच समझ के आप चीजों को डील कर रहे हो, उतना ही आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो। नाउ क्लियर? यस मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन? नो मैम। चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है साइकोएनालिटिक थ्योरी। ओके क्लास, मुझे ये बताएं कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, साइकोएनालिटिक थ्योरी किसने दी थी? साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट, कौन था इसका फाउंडर? सिगमंड फ्रॉइड। कंफर्म है सबको? क्लास बताया, आपकी फाइल ने ठीक बताया या गलत बताया? सिगमंड फ्रॉइड। ठीक सही है, है मैम, सिगमंड फ्रॉइड ही है। ठीक है मैम, सिगमंड फ्रॉइड। आपने ना, अच्छा मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक कर दूं, ये बताया। ये फ्रीड नहीं है, ये फ्राइड है, वर्ड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। ओके सिगमंड फ्रॉइड। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, अभी ये जुबानी बताया था? यस मैम। ओके गुड। अब जो सिगमंड फ्राइड है उसके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है? बेसिकली सिगमंड फ्राइड ने एक थ्योरी दी थी पर्सनालिटी की। जब हम पर्सनालिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सनालिटी की एक थ्योरी भी दी थी सिगमंड फ्राइड ने। और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड क्या है कि हमारी जो इंटरनल स्टेट्स होती हैं, जो ड्राइव्स जिसको हम नाम दे रहे हैं, एक सारे ह्यूमंस में बेसिकली ये दो तरह की होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? एक है इरोस, EROS, इरोस, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इरोस एंड थैनाटोस। एक है इरोस और दूसरी है थैनाटोस। अब अकॉर्डिंग टू फ्राइड क्या है कि यही वाली दोनों इंस्टिंक्ट्स, ये इसके लिए ना फ्राइड जो है इसके लिए डिराइव का वर्ड भी यूज करता है और इंस्टिंक्ट्स का वर्ड भी यूज करता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको कहा जाए कि फ्राइड ने कौन सी इंस्टिंक्ट्स की बात की थी, आपको पता होना चाहिए। अगर डिराइव का वर्ड यूज किया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इरोस उसके अकॉर्डिंग क्या है? लाइफ नीड है। जितने भी हम हैप्पी हैं, हम अच्छे अच्छे जितने भी एटीट्यूड्स बिहेवियर शो कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज जितनी अच्छी हैं, हम उतने ही लाइवली हैं। सारी चीज़ों को, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम हर चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, हमारी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं और हम उनको गलत वे में नहीं लेके चल रहे, हम उनका अच्छे से यूज कर रहे हैं, इतने ही हम लाइवली हैं और हमारी लाइफ की जितनी भी नीड्स हैं वो सारी पूरी हो रही हैं। दिस इज कॉल्ड इरोस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है थैनाटोस। थैनाटोस क्या है? डिस्ट्रक्टिव नीड्स है, डेथ। और ये डिस्ट्रक्टिव नीड्स कौन सी हैं क्लास? ये डिस्ट्रक्टिव नीड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके कॉज में हमें गुस्सा आया और हमने डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो किया। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या है? गुस्से का कोई भी बिहेवियर ऐसा शो करना, जैसे तोड़ फोड़ करना। आपको गुस्सा आया था, आपने उसका रिएक्शन दिया है, कोई बहुत ही बुरा रिएक्शन दिया है या ऐसा कुछ भी कॉज किया है आपने, तो वो क्या थी? वो थैनाटोस की नीड थी। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड कि हमारी जो लाइफ है वो बेसिकली वर्क कर रही होती है बेसिक टू डिस्टिंक्ट्स के ऊपर, टू डिराइव्स के ऊपर, एंड वन इज इरोस एंड द सेकंड इज थैनाटोस। और थैनाटोस में आपने एक और बात ये भी याद रखनी है कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमने ऐसा अपना रिएक्शन शो कर दिया है, तो हम क्या करते हैं बाद में उसको प्रिवेंट करते हैं। सारे बात, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक दफ़ा गुस्सा आया था और आपने अपना रिएक्शन शो कर दिया ऐसा कोई भी, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है?
नेक्स्ट टाइम हम अवॉइड कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों को, कि हम ये वाला बिहेवियर, ये स्पेसिफिक बिहेवियर जो एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हमने शो कर दिया था, हम इसको शो ना करें। हम इससे बचने की कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से अपनी इरोज वाली जो डिराइव है ना, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, आप क्लास के फ्राइड ने बेसिकली किस कंसेप्ट की बात की थी? एक बहुत ही ज़्यादा इसका एक फेमस सा वर्ड है जो मैं अक्सर आपको फ्राइड की थ्योरी समझाते हुए यूज़ करती थी। रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम नहीं, इसके अलावा ये रिएक्शन टाइम नहीं, कुछ और है। कन्फ्लिक्ट, वो भी इसका ही था। बिल्कुल कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ही एक टर्म है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, इट इज़ अनकॉन्शियस। आपको क्लास ये भी आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि अनकॉन्शियस की बात हमेशा सिगमंड फ्राइड ने की है। हमेशा अनकॉन्शियस की बात, अनकॉन्शियस के ऊपर फोकस किसने किया है? सिगमंड फ्राइड ने। अनकॉन्शियस के ऊपर फोकस सिगमंड फ्राइड ने किया है। साइकोएनालिसिस की जो थ्योरी है वो सिगमंड फ्राइड ने दी है, और इरोज और थैनाटोस की जो डिराइव्स और इंस्टिंक्ट्स हैं इसके ऊपर किसने बात की है? सिगमंड फ्राइड ने। तो क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिगमंड फ्राइड ने 2 डिराइव्स की बात की, इरोज और थैनाटोस। अब उसकी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्राइड का क्या बिलीव था कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अवर नॉलेज अबाउट दीज डिराइव्स इज ब्यूरिड इन द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। अनकॉन्शियस कौन सा पार्ट था क्लास हमारी? उसका अनकॉन्शियस पार्ट था कि हम अनअवेयर हैं चीज़ों से, हमें नहीं पता हमारे अनकॉन्शियस में क्या कुछ है और हम अनअवेयर हैं उन सारी चीज़ों से। तो बिल्कुल ऐसे ही अकॉर्डिंग टू फ्राइड के ये वाली सारी चीज़ें कहाँ पे लाई कर रही होती हैं? हमारे अनकॉन्शियस के अंदर, जिनसे हम, ब्यूरिड का मतलब क्या है? हिडन। बिल्कुल, जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं, दफन हुई हुई हैं वो सारी चीज़ें कहाँ पे? हमारे अनकॉन्शियस के अंदर, जिनसे हम खुद भी अवेयर नहीं हैं। जी, हमें खुद भी नहीं पता कि हमारे स्पेसिफिक उसमें क्या रिएक्शन होगा। तो ये वाली सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे अनकॉन्शियस के अंदर कहीं हिडन है, और हमें हमें खुद भी इन चीज़ों का बेसिकली नहीं पता, जो हम अक्सर अपना बिहेवियर शो कर देते हैं, और हमें बाद में रिकॉग्नाइज होता है कि हमने ये स्पेसिफिक काइंड का बिहेवियर क्यों शो किया। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारी इरोज की, अगर जो जितनी भी इरोज की अगर है थॉट्स और डिराइव अगर एक्टिव होगी, तो हम सारे काम हमारे अच्छे से होंगे, हमारे स्पाउस के साथ वो सारी चीज़ें, और हमारी फाइनेंस इंप्रूव होगा, हमें अच्छे से हम अपने पार्टनर को जो है वो सिलेक्ट कर सकेंगे, चूज़ कर सकेंगे, जो हमारी हेल्थ केयर की जितनी भी चीज़ें हैं वो वाली सारी फुलफिल हो सकेंगी। हमारी जो बेसिक जितनी भी नीड्स है ना एक इंसान की, बर्थ से लेके, जैसे फाइनेंस हो, उसके पास ड्रेसिंग हो, हेल्थ केयर उसकी अच्छी सी हो, वो अच्छे से स्पाउस अपना चूज़ कर सके, अपना पार्टनर को अच्छे से चूज़ कर सके। तो ये वाली सारी चीज़ें, उसकी जो फैमिली ट्री है, इसको हम क्या करें, उसका फैमिली ट्री है, वो बहुत ही अच्छा होगा, और वो सर्वाइवल एबिलिटी जो उसके चिल्ड्रन की होगी वो अच्छी होगी। लेकिन अगर किसी की डिस्ट्रक्टिव नीड्स ज़्यादा हाईली एक्टिवेट है, कोई किसी के थैनाटोस डिराइव ज़्यादा एक्टिवेट है, तो वो क्या होगा? वो क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर उसका ज़्यादा रुझान होगा, वो क्रिमिनल बिहेवियर शो करेगा। इसके अलावा टेररिस्ट हो सकते हैं ऐसे लोग, और जितनी भी उसकी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो उनकी तरफ जाएगा। तो बेसिकली फ्राइड का क्या कंसेप्ट है कि ये वाली सारी इरोज और थैनाटोस कहाँ पे ट्रेस्ड बैक होती हैं? हमारे अनकॉन्शियस के अंदर, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता नहीं होती, लेकिन हम अपना स्पेसिफिक बिहेवियर शो कर देते हैं। ओके क्लास, यहाँ तक सबको समझ आया लेक्चर? यहाँ तक किसी को भी कोई इशू? मैम ये साइको एनालिटिक दोबारा समझाइए, समझ में नहीं आया। ओके, साइको एनालिसिस आपको बेटा इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि आई थिंक आपने ही मेरे साथ डिस्कस किया था कि आपकी फर्स्ट क्लास है लास्ट टाइम, है ना? ओके, आपने एक और इशू भी बताया था कि आपको पीडीएफ से पढ़ते हुए थोड़ा सा इशू होता है। आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सरगोदा सिटी से गिलगित हैं से आप? मैम। नहीं मैम, गिलगित से हूँ। गिलगित से हैं आप? ओके, आपने क्या करना है कि आपके पास जितनी भी पीडीएफ फाइल है ना, जो आपके फेलोज ने आपके साथ शेयर की है, आपने उनका ना प्रिंट ले लेना है। आपने उनको लैपटॉप पे या मोबाइल पे ना पढ़ें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने उसको क्या करना है, उसका प्रिंट ले लेना, ताकि फिर जब प्रिंट फॉर्म में आपके पास होगा ना, हार्ड फॉर्म में, तो आपने उसको रीड करना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। साइको एनालिसिस का मैंने ये डिस्कस किया है कि साइको एनालिसिस बेसिकली क्या है। साइको एनालिसिस एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसके ऊपर किसने काम किया है? सिगमंड फ्राइड ने। एक बंदे का नाम है सिगमंड फ्राइड, और उसने काम किया है। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लाइफ है वो बेसिकली 2 तरह की नीड्स के ऊपर चल रही होती है। एक है इरोज एंड सेकंड है थैनाटोस। और जो इरोज और थैनाटोस है, इसी को ही वो कह रहा है कि एक लाइफ
एक लाइफ इंस्टिंक्ट है इसके अंदर। लाइफ इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि अगर हमारी जो इरोज की नीड है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगी, ज़्यादा डिराइव एक्टिवेट होगी, तो हम क्या करेंगे, सारे अच्छे बिहेवियर शो करेंगे, हमारी जितनी भी नीड्स हैं वो अच्छे से फुलफिल हो रही होंगी। लेकिन जो अगर हमारे अंदर नीड फुलफिल ज़्यादा हो रही होगी उसकी थैनाटोज की, तो हमारे जितने भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हैं वो शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हम उतने ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करेंगे। हमारी ना तो जैसे हम डिससेटिस्फाइड लाइफ होती है ना, कि हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं, और क्रिमिनल बिहेवियर की टेंडेंसीज हमारे अंदर ज़्यादा हो जाएंगी। कब ज़्यादा होंगे क्रिमिनल टेंडेंसीज? जब हमारे अंदर जो थैनाटोज है वो ज़्यादा हाई लेवल पे एक्टिवेटेड होगी। इरोज जब एक्टिवेट होगी, जब इरोज की डिराइव बार बार फुलफिल हो रही होगी, तो हम क्या करेंगे, हम उन सारी चीज़ों को, हम अपनी लाइफ के जितने भी गुड एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे होंगे। हमारा कैरियर अच्छे से रन हो रहा होगा, हमारी जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो वाली सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही होंगी। और इसके अलावा हमारी जो हेल्थ केयर टेंडेंसीज हैं, हमारी हेल्थ केयर अच्छी होगी। सेम ऐसे ही जब हमारी, बस आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है क्लास, कि अगर इरोज की डिराइव ज़्यादा फुलफिल हो रही है, अगर इरोज की डिराइव ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है और उसको हम फुलफिल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारी जितनी भी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अच्छे से फुलफिल हो रही हैं। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है कि हमारी जो थैनाटोज हैं वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है, जैसे क्रिमिनल बिहेवियर्स लोगों में होते हैं, तो क्या होता है, उसकी वही वाली सारी नीड्स फुलफिल हो रही होंगी और उसका बिहेवियर मोस्ट टाइम क्या होगा, मोस्ट टाइम उसका बिहेवियर क्रिमिनल होगा और डिस्ट्रक्टिव होगा, रिलेटेड टू लाइफ एस्पेक्ट, कि जितनी भी उसकी चीज़ें हैं, लाइफ से रिलेटेड उसकी चीज़ें हैं उनको लेके। नाउ क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबको समझ आई है? ओके, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके क्लास, अभी आपने, आपका टास्क क्या है, आपने क्या करना है, आपने इस वीकेंड इस चैप्टर को तो देखना ही है ऑब्वियसली, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। और इसके अलावा आपने क्या करना है, अपने असाइनमेंट को अच्छे से देखना है। यस मैम। अपनी असाइनमेंट को आपने अच्छे से देखना है, ताकि आप उसको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी क्लासेस में उसको डिस्कस कर सकें। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक आपका, वो सॉरी, मीट के सिलेबस को अगर आप हो सके तो उसको भी देखिएगा। साथ के साथ आपका नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम आपका ये है कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपने CR GR सुन लें, आपने अपनी क्लास को एक मैसेज देना है, मैं आपको टाइप करके भी सेंड करूँगी, कि मैक्सिमम आपकी पार्टिसिपेशन हो क्लास में, ताकि रिलेटेड टू पेपर आपको कोई इशू ना हो। ओके ओके, मैम। लास्ट टाइम ओके थोड़ा मैम। टाइम टेबल का इशू था, इस वजह से हमारी क्लास टाइमिंग डिस्टर्ब हुई थी। हमारी क्लास टाइमिंग मंडे टू ट्यूसडे ही है, सेम जैसे पहले होती थी। इंशाल्लाह 9:30 पे हमारी क्लास होगी मंडे को। तब तक के लिए आप अच्छे से अपने वीक को स्पेंड करें, वीकेंड को, और अपने गोल्स डिसाइड करें रिजल्ट से रिलेटेड, पेपर मार्किंग से रिलेटेड, ताकि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। ओके मैम। Okay class, good luck for your week, for your coming days. Spend your week in a very effective manner. Allah Hafiz. सेम टू यू मैम। अल्लाह हाफिज। मैम मैम जो हमारी एक स्टूडेंट रह गई थी ना, वो उम्मल है, उसकी अटेंडेंस नहीं हुई वहाँ पे, लेकिन अब पार्टिसिपेंट्स भी कम है, तो फिर आप लगा देंगी उसकी? अभी वो ऐड है क्लास में। यस मैम, अभी आ गई हैं, लेकिन फिर अब पार्टिसिपेंट्स कम हो गए हैं ना। आप ऐसा करें, आप ये वाला स्क्रीनशॉट लें और मुझे ये सेपरेटली सेंड करें। ओके मैम। आपने अब क्या करना है कि जो बाकी सारे हैं ना, वहाँ पे आप रहने दें, ऊपर पार्टिसिपेंट का नंबर ये वाले में थोड़ा सा क्रॉप कर दें, ऐसे कुछ करें, ताकि हमारे पास जो स्पेसिफिक नंबर है वो शो ना और इनके अटेंडेंस पे हो जाए। क्लास ये ऐसा होता है कि इसमें हम अटेंडेंस उन्हीं की मार्क होती है जो स्क्रीनशॉट के अंदर नेम है। जैसे बेशक एक बच्चे ने पूरी क्लास अटेंड की है, लेकिन वो स्क्रीनशॉट के अंदर उसका नेम नहीं है, तो हम उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये क्लास में एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना। ओके, तो यस यस मैम। मैम। 27 पार्टिसिपेंट है।
यस मैम, अब 27 हो गए हैं। Yes, उधर ma'am. 26 Okay. मेंशन होंगे, बट ये क्रॉप करके आपको दे देती हूँ। ओके, आप मुझे तो मेंशन वो करें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। Hafiz.